वैजयंत जय पांडा साहब हम हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत भी। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि किसी से अगर हम कहें कि सरकार को, सभी को, मतलब आपको भी और हमको भी, और जो नौकरी में नहीं है और जो गरीब है उसको एक बेसिक इनकम दे, तो कोई लगेगा कि हम और आप शायद होशो हवास में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ पागल से हो गए। देखिए, ये जो आइडिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, ये मेरा आइडिया नहीं है। ये कुछ सालों से, अभी कुछ महीनों से विभिन्न देशों में बहुत जो फेमस इकोनॉमिस्ट्स हैं उनका चर्चा हो रहा है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जा रहा है कि जो हमारा जो सरकारी एक्सपेंडिचर है सोशल सेक्टर में, जैसे कि हम चावल सब्सिडाइज्ड रेट में देते हैं और विभिन्न सरकारी स्कीम्स हैं, उसमें हम सब जानते हैं उसमें करप्शन है, उसमें लीकेज है, और कुछ टेक्नोलॉजी लगाकर उस पर हम कदम उठा रहे हैं। जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर ने इतने सारे हमारे नागरिक छोड़ दिए हैं ताकि वो गरीबों को दिया जा सके। अगर वो आप डिस्क्रेशन उठा लें, जो सरकारी ऑफिसर चुनते हैं कि कौन गरीब है, किसको दिया जाएगा बेनिफिट, उसी में लीकेज होता है, उसी में करप्शन होता है। ये यूबीआई का आइडिया जो है, अगर समझ लीजिए 1000 रुपए हर नागरिक को दिया जाए भारत में, ये आपके लिए, मेरे लिए बड़ी बात नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर गांव में जाएं और देखें जो हमारे गरीब नागरिक हैं, उनके लिए अगर 1000 रुपए मिल जाए और हर महीना, और उस पे कोई सरकारी ऑफिसर का डिस्क्रेशन ना रहे किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसका ठीक तरीका से इस्तेमाल हो सकता है। पर सर, एक जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम को बंद करके हम 1000 दें, तो हो सकता है ये राशि तो 1000 नहीं होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे अभी तो सरकारें वृद्धावस्था पेंशन या फिर बेरोजगारी भत्ता वगैरह वगैरह काफी पैसा देती हैं, कम लोगों को ही सही, लेकिन देती हैं। अब इनको हटा के अगर हम सबको दें, अगर गरीब आदमी को ही दें 1000 रुपया, और उसे हम अनाज जो राशन कार्ड के जरिए देते हैं वो ना दें, और वृद्धावस्था पेंशन दें, तो क्या वो 1000 काफी होगा उस गरीब के लिए भी? और दूसरा कि इसमें मैं आप लोग का ही लेख पढ़ रहा था, ये समझा कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि किसे मिलेगा, मतलब आपको, आपके खाते में भी जा सकता है ये पैसा, मेरे खाते में भी आ सकता है, तो हमको आपको क्यों मिलना चाहिए कि बिना कंडीशन के सबको 1000 रुपए देने का आर्थिक तर्क क्या है सर? इकोनॉमिक रैशनैलिटी जिसे आप बोलते हैं, वो क्या है जो आपने पढ़ा है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, ये मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। और 3 मुद्दे जो हैं, आप उनमें से आप वो 3 मुद्दे उठाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहले तो मैंने जैसे बताया कि जो हम टारगेटिंग करते हैं, वो टारगेटिंग ठीक लोगों के पास, ठीक नागरिक के पास बहुत मैक्सिमम टाइम नहीं पहुंचता है। मैंने बताया कि उसमें करप्शन होता है, और जो स्टडीज आ रहे हैं वो कह रहे हैं, देखिए आप जैसे कि पेट्रोल या डीजल में सब्सिडी दिया जा रहा है, वो मध्यम वर्ग नागरिकों को मिलता है, बिल्कुल गरीब जो है वो उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। तो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एडवांटेज ये होगा कि अगर सबको आप दे दें 1000 रुपए, तो शायद आप ना भी लें, मैं ना भी लूं, क्योंकि हमारे लिए शायद 1000 रुपए का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, लेकिन जो सचमुच गरीब हैं वो लेंगे और उनके लिए काम में आएगा। दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि 1000 रुपए में होगा क्या, तो इस पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर विजय जोशी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का प्रोफेसर प्रणब वर्धन, और बहुत सारे। वो कह रहे हैं जो हमारा ऑफिशियल जो गरीबी रेखा है, जो पॉवर्टी लाइन है, उसमें तकरीबन साल को 12-13 हजार रुपए का कमी होता है, तो मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टैंडर्ड को पहुंचने के लिए। तो अगर 1000 रुपए पर महीना दिया जा सकता है, तो उनका कहना है कि जो मिनिमम पॉवर्टी से ऊपर आ जाएं। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए पर महीना पे बाकी सब जो आपके नीड्स हैं, वांट्स है, वो सब मिल जाएगा, लेकिन खाने का बेसिक कुछ मिल जाएगा। और आप ठीक कह रहे हैं, बाकी सब जो दिया जा रहा है ये कंडीशनल होना चाहिए, नॉन कंडीशनल होना चाहिए। ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये अनकंडीशनल देना चाहिए, बिल्कुल गरीबी
रेखा के ऊपर रखने के लिए हमारे नागरिकों को, उसके बाद शायद ऐसे थोड़े कुछ बेनिफिट्स दिया जा सकता है जो कंडीशनल हो। जैसे कि अगर आपके बच्चे स्कूल में रहें, अटेंडेंस ठीक रहे, तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। लेकिन ये जो अरिथमेटिक कितना काट के कितना दे सकते हैं, इस पर चर्चा हो रहा है। और एक और मुद्दा है कि ये देने से ऐसा तो नहीं होगा कि लोग काम करना बंद कर दें। हाँ। इस पर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये 1000 रुपए रखे तो वो नहीं होगा, क्योंकि 1000 रुपए सिर्फ बेसिक पॉवर्टी को ये टैकल कर सकता है, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रख दें हर महीना, शायद ये होगा कि काम करने के लिए नहीं चाहेंगे लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, बहुत सारे नौकरियां नहीं रहेंगे हमारे देश में। वर्ल्ड बैंक के कहने का मुताबिक 69% 69% जो नौकरियां हैं नहीं रहेंगे। तो इस तरह का स्थिति अगर होने वाला है, जो नए आइडियाज पे हमें चर्चा करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर मशहूर इकोनॉमिस्ट इसको चर्चा कर रहे हैं, हमें भी चर्चा करना चाहिए। पर सर, एक आपने रोबोट की बात की कि मैं भी आपके ही लेख से बहुत जगह रिसर्च करने लगा कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वो शेयर मार्केट में जाकर शेयरों की खरीद बिक्री करेगा, निवेश करेगा, तुरंत पैसा निकालेगा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत दूर की बात है। मतलब भारत जैसे देश में रोबोटिक इम्पैक्ट असर होने में शायद कई दशक लग जाएं। तो क्या हम इस आइडिया को बहुत जल्दी डिस्कस कर रहे हैं? आप एक बात सही कह रहे हैं कि इस पर मतभेद है कि ये टेक्नोलॉजी का असर कब लगेगा हमारे देश में। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी जापान में आईबीएम कंपनी का एक कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता है, उसका नाम है वॉटसन। वो अभी ट्रायल्स में जो हमारे ह्यूमन डॉक्टर्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करता है कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। तो अभी लग रहा है कि कई जगह डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्नोसिस के लिए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स कर सकेंगे। पिछले महीना मैं अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, और मैंने देखा एक ड्राइवरलेस कार जो गूगल का, वो रास्ते पर हम जा रहे थे एक गाड़ी पे और उसके साइड पे ये गाड़ी में ड्राइवरलेस कार चल रहा था। तो मैं खुद आंखों में देख के आया हूं कि ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही है। अभी बहुत सारे जगह में ट्रायल्स हो रहे हैं। मतभेद हो सकता है कि ये 3 साल में लागू हो जाएगा या 5 साल में या 10 साल में, लेकिन जब भी भारत में लागू होगा, आप अनुमान कर पा सकते हैं कि कितने करोड़ों लोगों को जो नौकरी मिलती है, ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइविंग हो, उनका शायद नौकरी में दिक्कत आएगा, इफेक्ट होगा। पर एक चीज है, भारत और जो आप जिन देशों का आपने जिक्र किया है, नीदरलैंड, फिनलैंड, कनाडा, ये सब काफी बेहतर देश माने जाते हैं जीवन स्तर के हिसाब से। स्विट्जरलैंड, वहां पे तो ये इसकी बात गरीबी दूर करने के तौर पर नहीं हुई, कम से कम इन देशों में। जैसे आपके जवाब से ऐसा कई बार आया कि जो हमारा जो एक गरीब तबका है, ज्यादा बड़ा है, उसको हम एक बेहतर सब्सिडी का एक नया विकल्प दें। लेकिन उन देशों में तो वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं, अच्छे खासे घरों के हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 साल है, जीवन प्रत्याशा, उनको $2,000-2,500 हर महीने बेसिक इनकम देने की बात पे वहां पर विचार होने लगा है। देखिए, हर देश का खर्चा लेवल अलग अलग होता है। 1000 रुपए में जो मिलेगा भारत में, 1000 रुपए का इक्विवेलेंट डॉलर्स में वो अमेरिका में नहीं मिलेगा, जो परचेसिंग पावर पैरिटी होता है एक्सचेंज रेट में। तो आप ठीक कह रहे हैं। स्विट्जरलैंड में एक्चुअली उनका जो हुआ था रेफरेंडम, उसमें इसको मना कर दिया गया कि हर नागरिक को $2,500 दिया जाना चाहिए। लेकिन फिनलैंड में अगली साल से 2017 से वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं, ट्रायल बेसिस पे कुछ हजारों नागरिकों को $600 देने के लिए। लेकिन $600 देने के जगह जो उनको अभी मिल रहा है कुछ बेनिफिट्स, वो शायद निकालेंगे। तो ये अलग अलग देश का कॉस्टिंग पर निर्भर करेगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 69% नौकरियां भारत में अब जो हैं वो नहीं रहेंगे टेक्नोलॉजी के वजह से। ये जो फिगर ये अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में वो कह रहे हैं कि सिर्फ 40% नौकरियां नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल में जो अभी तक आंकड़े अवेलेबल हैं, उनके मुताबिक भारत जैसा देश, चीन जैसा देश, अफ्रीका में जितने देश हैं, उन पर असर ज्यादा पड़ेगा ये टेक्नोलॉजिकल चेंज का। तो हमें इसको जरूर चर्चा करना चाहिए। क्या हम करें इस पर, तो
कंसेंसस बिल्ड करना होगा। ये कोई एक दो आदमी का निष्पत्ति नहीं होगा, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होना पर एक आपने अर्थशास्त्री के नजर से, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड सरकार का कहना था कि जब वहां पर जनमत संग्रह हुआ कि इसके लिए तो बहुत टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको बेसिक इनकम दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फिर नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसमें से $1 में से 50 सेंट आपका टैक्स के तरीके से लिया जाएगा। तो एक तरह से गरीबी भी बढ़ेगी। ये भी एक तर्क आ रहा है कि जैसे सरकार पैसा कहां से लाएगी इतना ज्यादा लोगों को देने के लिए। ये बिल्कुल आपने एक सही मुद्दा उठाया। चर्चा जब होगा इस देश में तो इस पर चर्चा होना चाहिए। इस पर ये जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं जिनके जिक्र मैं कर रहा था, ये कह रहे हैं कि एक फर्क है जो डेवलप्ड देशों हैं जैसे कि अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो और भारत जैसा देश में, क्योंकि पहले तो उन देशों में सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है हमारे मुताबिक और हमारे कंपैरिजन से, और वो जो है वो ज्यादातर इफेक्टिव है, गरीबों के लिए है, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे स्टडीज ने डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि जो खर्चा हो रहा है सोशल सेक्टर में वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसमें लीकेज बहुत है और इसमें करप्शन बहुत है। तो अगर जो हम छोटा मोटा खर्चा करते हैं सोशल सेक्टर में उसको टारगेटिंग छोड़कर हम यूनिवर्सल सब नागरिकों को दे दें, तो ये कह रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। पांडा साहब, इस तर्क में एक समस्या है कि जैसे अगर हमारा ढांचा सही नहीं है डिलीवर करने में, तो आप बाकी सारी सब्सिडी बंद करके, जैसे हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं, कोई लागू नहीं होने जा रहा है, तो अगर किसी को 2000 रुपए दें और वो भी लागू ना हो तो वो आदमी कहां जाएगा? वो तो राशन से भी चला जाएगा, पेंशन से भी चला जाएगा और शायद बालिका योजना या स्कूल योजना से के तहत जो उसे साइकिल मिलती है उससे भी चला जाएगा फिर वो। तो ये बिल्कुल ये एक सही कंसर्न है, इस पर हम अटेंशन देना चाहिए। देखिए, इस पर दो बातें हैं। पहले, जो बाकी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर को बंद करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो स्कूल एजुकेशन के बारे नहीं कह रहे हैं और जैसे हॉस्पिटल के बारे नहीं कह रहे हैं। वो बेसिक, जैसे आप बता रहे थे, चावल सब्सिडाइज करके दिया जा रहा है और कुछ दिया जा रहा है। ये आप जो मुद्दा उठाए ये सही है। इसमें दो चीजें हैं। डिलीवर करने के लिए अब टेक्नोलॉजी आ चुका है। आपने देखा है कि एलपीजी गैस के लिए जो अभी कैश दिया जा रहा है, आधार के दौरान डिलीवर करने, और जो अभी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट सब खुल रहे हैं जिसको जैम कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिया सब नागरिकों के पास पहुंचाने के लिए अभी शायद इतना दिक्कत नहीं रहेगा। दिक्कत इसमें है, अभी जो कंडीशनल सिस्टम्स हैं पहुंचाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है चुनने में। जो सरकारी अफसर जाके चुनते हैं कि कौन गरीब है, किसको दिया जाए, उसमें गड़बड़ होता है। अब मैं जब जाता हूं रूरल एरियाज को, कई जगह मैंने देखा है कि कोई नागरिक, उनके पास बड़ी कोठी है और उनको भी वो बेनिफिट मिलता है, कोई एक झोपड़पट्टी में रहता है उसको नहीं मिलता है। ये जो डिस्क्रेशन निकालना चाहिए। तो अब डिलीवरी और जो चुना जाएगा, किसको दिया जाएगा, ये दो अलग अलग प्रश्न है। डिलीवरी आजकल इतना मुश्किल नहीं होगा और ये चुनने का जो डिस्क्रेशन अगर आप सरकारी अफसर के हाथ से निकाल के सब नागरिकों के पास पहुंचा दे, उनका, ये इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बेनिफिट और इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा रहेगा। एक मैं अभी यहां पर रुकना चाहता हूं, मैं छोटा सा एक ब्रेक लूंगा, फिर बाद में आकर हम और सवाल जवाब इस पे कर लेंगे। मैं आप दर्शकों को यह देखना है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि सरकार सबको 1000 रुपया दे। भारत के हिसाब से ये राशि कम हो सकती है, लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड में तो बात साल में $10,000 की है, स्विट्जरलैंड में तो साल में 2500, महीने में $2500 की है। अगर वो रुपए में तुलना करें तो इतना पैसा तो होता ही है कि हम सब दफ्तर ही ना जाएं। फिर छोटे से ब्रेक के बाद